हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EMF 21। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो आपके आने वाले एग्जाम्स दैट इज RVNL JEE का एग्जाम निकला हुआ है, उसमें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम क्वेश्चंस के थ्रू ये नए नए कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मोस्टली टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपके जिन टॉपिक से आते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, वो टॉपिक्स हैं बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन से जरूर एक क्वेश्चन आता है, लॉस एंड एफिशिएंसी से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन और 3 फेज ट्रांसफार्मर। आपको ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आपके टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं और थोड़े से कैलकुलेशन हो सकती है आपकी लॉसेज एंड एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा। हम साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी देखते जाएंगे, फॉर्मूला भी देखते जाएंगे, सब कुछ करते जाएंगे और क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो आपकी एक ही वीडियो के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करती है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर डैश कपल्ड। आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किसी वायर से या किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं होती है, वो कपल्ड होती है आपकी मैग्नेटिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज मैग्नेटिकली। If a transformer has N1 ratio N2 is equals to 1, then the transformer is, अब आपका मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर मैंने कहा वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे स्टेप अप या स्टेप डाउन कैसे होगा? जब आपका N1 ना बड़ा है ना छोटा है N2 से, वो इक्वल है, यानी N1 रेशियो N2 इज इक्वल्स टू 1 रेशियो 1 है, यानी आपका N1 है वो N2 से बराबर है। तो क्या होगा? वो ट्रांसफॉर्मर होगा आपका आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। ना वो करंट होगा ना पोटेंशियल होगा। करंट और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं? आपके करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जो आपके वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर लार्ज रेटिंग्स के जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जो आपके जनरेशन पे या ट्रांसमिशन में काम में आते हैं, वो होते हैं आपके पावर ट्रांसफॉर्मर्स। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो जो आपके N1 रेशियो इक्वल्स टू N2 हो, आपका N1 इज इक्वल्स टू N2 हो। अब ये क्यों यूज होते हैं? इनका क्या पर्पस है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज करने का? जैसा कि नाम है आइसोलेशन, वो आइसोलेट करते हैं दो सर्किट्स को। आपके दो सर्किट्स एकदम आइसोलेट हो जाएंगे, ताकि अगर आपके एक सर्किट में कोई फॉल्ट आया है तो वो दूसरे सर्किट में आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, वो सर्किट को वहीं ब्रेक कर देगा फॉल्ट आते ही। तो इसलिए बस आपका जो आइसोलेट करने के लिए, दो सर्किट्स को आइसोलेट करने के लिए आपका जो होता है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होता है। Next question is, if DC supply is applied on the primary side of the transformer, अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर हमने डीसी सप्लाई दे दी तो आपकी वाइंडिंग होगी, जल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी क्या होगा, एसी सप्लाई में क्या होता है कि रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है, लेकिन डीसी सप्लाई में तो कोई रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा नहीं, इसकी वजह से वाइंडिंग जल जाएगी। कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, आपकी वाइंडिंग बिल्कुल जल जाएगी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन AC, DC, AC एंड DC बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो आप बता देंगे वो डीसी पे बिल्कुल काम नहीं करता, डीसी पे ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, वो आपका सिर्फ एसी पे काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइंडिंग विल बी बर्स्ट। द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, हम मैक्सिमम फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिलेशन पूछा हुआ है। ये समझने के लिए पहले आपको EMF इक्वेशन पता होनी चाहिए। EMF इक्वेशन होती है आपकी E इक्वल्स टू 4.4 F N इंटू बी इंटू ए। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स होगा आपका बी इंटू ए को हम 5 से डिनोट कर सकते हैं। तो यानी आपकी इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल्स टू 4.44 F, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला EMF इक्वेशन का, ये भी हो सकता है। अब इसके हिसाब से आपका जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फ्लक्स आपका प्रोपोर्शनल होगा जो EMF इंड्यूस हो रहा है, दैट इज E, उसके प्रोपोर्शनल होगा, या फिर आपके फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि फाई और एफ आपकी मल्टीप्लाई में है, तो आप इसे कह सकते हैं फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ, या फिर आप कह सकते हो फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन। तो ये आपका फ्लक्स का रिलेशन हो गया। आप देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। फेजर डायग्राम दैट आइडियल ट्रांसफार्मर, आपको आइडियल ट्रांसफार्मर का एक फेजर डायग्राम गिवन है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर एक बार आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसके अंदर कि आपका जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होता है, वो किसके फेज में होता है? वो मैग्नेटाइजिंग करंट के फेज में, सेम फेज में होते हैं। आई नॉट क्या होता है? आई नॉट आपकी होती है नो लोड करंट, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज आई म्यू और आई डब्ल्यू। ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, इनका वेक्टर सम होता है आई डब्ल्यू, आई नॉट।
आपका सर्किट कुछ इस तरीके से होता है। आपकी जो करंट फ्लो होती है वो आपके एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ आपका इंडक्टर होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, एक रेजिस्टिव एलिमेंट होता है इसका, और ये आपकी आई नॉट। ये नो लोड करंट की बात हो रही है जब आपके यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ये आपका सर्किट ओपन है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है आई म्यू की वैल्यू है, आपकी जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है उसकी वैल्यू होती है आई नॉट साइन फाई, और आपका जो आई डब्ल्यू होता है वो होता है आई नॉट कॉस फाई, और आप आई नॉट को कह सकते हैं आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू, ये उनका वेक्टर सम है, ध्यान रखिएगा। V1 होता है आपका जो आपने सप्लाई दी है, E1 होता है जो आपके वाइंडिंग के अंदर, आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो EMF इंड्यूस हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका V1 और E1 सेम बता देते हैं, पर कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जहां V1 और E1 सेम नहीं होते हैं, आपका कुछ ड्रॉप होता है तो E1 इज लेस देन V1 होता है, और E2 हो गया जो आपके सेकेंडरी साइड में आपका जो वोल्टेज इंड्यूस होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द सेकेंडरी लोड इंपीडेंस ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज ZS, द प्राइमरी इंपीडेंस ZP। एक आपको इंपीडेंस गिवन है ZS जो आपका सेकेंडरी साइड में। अब प्राइमरी इंपीडेंस ZP कितना होगा। अब देखिए आपका कोई सर्किट है, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, यहां आपको ZS गिवन था। अब ZS आपका यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे देखिए N1 अपॉन N2 इज ग्रेटर देन 1। ये 1 इसलिए बिकॉज ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, जब ये ZS प्राइमरी साइड आएगा तो इसका फॉर्मूला होता है N1 अपॉन N2 का स्क्वायर इनटू ZS। ZP की वैल्यू जो होगी आपकी ट्रांसफर होने के बाद वो होगी N1 अपॉन N2 का स्क्वायर इनटू ZS। अगर आपका ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता तो ये लेस देन 1 होता, ये लेस देन 1 होता, ये लेस देन 1 होता तो आपका ZP ZS से कम हो जाता, बिकॉज आप लेस देन 1 कोई 0.7 है 0.8 है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका और भी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ZP हो जाएगा और ZS से कम। लेकिन यहाँ ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ N1 अपॉन N2 इज इक्वल ग्रेटर देन 1 है, तो जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन ZS हो जाएगी। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज गिवन बाय, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो E1 अपॉन E2 होता है आपका। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स। अब ट्रांसफॉर्मर किस पे ऑपरेट करता है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, कोई स्पेशल कांस्टेंट पावर फैक्टर है ट्रांसफॉर्मर का, या फिर हमेशा उसका जो बिलो होता है वो 0.8 से बिलो कम होता है, या फिर वो पावर फैक्टर लोड के हिसाब पे, उसके लोड के हिसाब से वेरी होता है। इसका आंसर होगा डी। उसका कोई फिक्स पावर फैक्टर नहीं है, ना ही वो कुछ इस पे काम करेगा, लोड के हिसाब से पावर फैक्टर वो चेंज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। Fourth question is, in a transformer, the no load current in terms of full load current is of the order of। आपका इन अ ट्रांसफॉर्मर आपकी जो नो लोड करंट होती है, फुल लोड करंट की कितनी होती है, 1 to 3% होती है, जब आपका कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है और एक कंडीशन मानी जाती है आपका फुल लोड कनेक्टेड है, तो उसका जो रेशियो होगा 1 to 3%। कई बार क्वेश्चंस में 2 to 5% भी होता है, तो देख लीजिएगा 2 to 5% या 1 to 3%, इस तरीके से थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। अब कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, पहले आप एक डायग्राम देखिए, डायग्राम से देख लीजिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। देख लीजिए सबसे पहले कोर क्या हो गई आपकी, ये होती है सिलिकॉन स्टील की बनी हुई, ये होती है आपकी हाई परमेबिलिटी और लो रिलक्टेंस। ऑब्वियसली इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए आपके कोर की, और आपका रिलक्टेंस कम होना चाहिए। आपके अंदर वाइंडिंग्स होती है, वाइंडिंग्स बनी होती है आपकी कॉपर की। आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है, एक टैंक होता है, टैंक के अंदर आपका ऑयल होता है। ऑयल क्या काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है, कूलिंग का काम भी करता है। इंसुलेशन आपका जो ऑयल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो थोड़ी लार्ज साइज ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उन्हीं के अंदर ऑयल होते हैं। आपके छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मर्स होंगे आपके 1 kVA 5 kVA तक के ट्रांसफॉर्मर, वो एयर कूल ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल नहीं होता है। तो ट्रांसफॉर्मर टैंक के अंदर आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल है। आपका कंजर्वेटर टैंक क्या काम करता है, आपकी जो ऑयल को बैलेंस करने का काम, ऑयल कम या ज्यादा हो रहा है उसको बैलेंस करने का काम आपका करता है कंजर्वेटर टैंक। बुकोज रिले क्या होगा, आपके फॉल्ट्स के लिए काम में आती है। अब ये क्वेश्चन इससे बनता है, बहुत बार बना है कि कौन से वाले फॉल्ट्स को वो हैंडल करती है। बुकोज रिले इंटरनल एक्सटर्नल बोथ और नन ऑफ द अबव, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। आपके इंटरनल फॉल्ट्स के लिए आपकी बुकोज रिले होती है, एक्सटर्नल फॉल्ट्स को हैंडल बुकोज रिले नहीं करती, इसके लिए अलग रिलेज हैं। तो बुकोज रिले पे एक ही क्वेश्चन बनता है ये मेनली कि वो किस टाइप की फॉल्ट्स हैंडल करती है। ब्रीदर के अंदर क्या होती है, आपकी सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल क्या करती है, आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। ये पिंक कलर की होती है। पिंक कलर अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते करते क्या होती है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो पिंक से ब्लू, जैसे वो ब्लू में कन्वर्ट हो गई है फिर वो हो जाएगा कि यानी अब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो ये आपको याद रखना है, ब्रीदर क्या काम करता है, आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है।
तो ये कुछ पार्ट्स है जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने डायग्राम देखते देखते ये चीजें पता है आपको, तो आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ी आसानी रहेगी। So the first question is a transformer provides a path for magnetic flux of magnetic flux का पाथ कराने के लिए आपको पाथ प्रोवाइड कराने के लिए हमारी कोर होती है, उस कोर का आपको क्या होना चाहिए, रिलक्टेंस कम होना चाहिए, लो रिलक्टेंस। द ट्रांसफार्मर कोर इज जनरली मेड ऑफ, आपको मैंने बताया सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर कोर आर लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू, ट्रांसफार्मर कोर जो लैमिनेट की जाती है वो क्यों की जाती है, आपके एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। अब एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, एडी करंट लॉसेस होते हैं आपकी कोर के अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो की वजह से कुछ लॉसेस होते हैं, दैट इज आई स्क्वायर आर लॉसेस, उसके अंदर जो आई है वो एडी करंट है, उसके लॉसेस को कम करने के लिए हमारे लैमिनेशंस किए जाते हैं, तो मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस। अब एक और लॉसेस होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस आपने हिस्टैरिसीस लूप पढ़ा होगा, बीएच कर्व, यानी जितना उसके लिए क्या होगा, आपका कर्व जितना छोटा होगा, यानी जितना सॉफ्ट मटेरियल होगा उसके लिए उसका हिस्टैरिसीस लॉसेस उतने ही कम होंगे। तो आपके एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है बता दिया है, और लैमिनेशंस होंगे आपके एडी करंट के लिए। फोर्थ इज सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज्ड इन, सैंडविच टाइप की वाइंडिंग किस में यूज की जाती है, आपके शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर आपके यूज होते हैं जहां आपको लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लो पावर की रिक्वायरमेंट है तो आपके होंगे आपके शेल टाइप, आपको हाई पावर की रिक्वायरमेंट है तो आपके वहां होंगे कोर टाइप यूज्ड। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि आपको कुछ रेटिंग गिवन होती है कि इसके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर सुटेबल होगा, तो देख लीजिएगा अगर पावर कम है बहुत, आपकी 1 kV 2 kV पावर है, तो आप आराम से शेल टाइप आंसर देंगे, ठीक है। और हाई पावर की बात हो रही है तो आप इसमें कोर टाइप की बात देंगे। सैंडविच टाइप की वाइंडिंग होती है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टील फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर शुड हैव, ऑब्वियसली स्टील किस लिए यूज हो रही है, सिलिकॉन स्टील आपकी कोर के लिए यूज होती है, जो मैंने आपको बताया उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होनी चाहिए, हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए होता है कोर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई परमेबिलिटी एंड द लो हिस्टैरिसीस लॉसेस। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन पावर ट्रांसफार्मर ब्रीदर इज यूज्ड टू, ब्रीदर बताया मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है वो पूरा, इसके लिए क्या होता है, वो एक सिलिका जेल होती है ब्रीदर के अंदर जो पिंक कलर की होती है और बाद में कन्वर्ट हो जाती है ब्लू कलर की। अब ब्लू से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सिलिका जेल ब्लू कलर की हो चुकी है, क्या उसे वापस यूज किया जा सकता है, यस उसे वापस यूज किया जा सकता है, उसे धूप में सुखा दिया जाता है, फिर वो वापस उसका मॉइस्चर पूरा उड़ जाता है और वो वापस पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, देन वो सिलिका जेल वापस से यूज हो जाती है ब्रीदर के अंदर एज अ ब्रीदर। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है। अब देखते हैं लॉसेस एंड एफिशिएंसी, कुछ क्वेश्चन लॉसेस एंड एफिशिएंसी के ऊपर। फिक्स्ड लॉसेस और कोर लॉसेस, और एक वेरिएबल लॉसेस और कॉपर लॉसेस, दो तरह के लॉसेस होते हैं, फिक्स्ड लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। फिक्स लॉसेस मतलब उनका आपके जो लोड से कोई लेना देना नहीं, इतने लॉसेस होंगे ही होंगे, और वेरिएबल लॉसेस यानी आपके लोड के अकॉर्डिंग आपके जो लॉसेस हैं वो वेरी होते जाते हैं। अब फिक्स लॉसेस कौन कौन से होते हैं, आपके एडी करंट लॉसेस एंड द हिस्टैरिसीस लॉसेस। अब एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लैमिनेशंस होते हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस के लिए आपका मटेरियल चूज होता है कि मटेरियल के अंदर क्या होनी चाहिए, आपकी परमेबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए, रिलक्टेंस कम होना चाहिए, इसका बीएच कर्व जो हम बनाते थे वो सॉफ्ट मटेरियल वाला बनाते थे, पतला बनाते थे, वाला मटेरियल यूज होना चाहिए, इसके अंदर सिलिकॉन स्टील यूज होती है। अभी फॉर्मूले याद रखिएगा, इन फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अंदर के और के एच एक कांस्टेंट है, एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड बी एम इज आपकी फ्लक्स डेंसिटी। स्ट्रे लॉसेस, अब स्ट्रे लॉसेस होते हैं आपके विंडेज लॉसेस, इसके अंदर विंडेज जो हवा की वजह से आपके फ्रिक्शन होगा, हवा की वजह से जो विंड की वजह से, वो होंगे आपके स्ट्रे लॉसेस। ये कुछ लॉसेस हैं। एफिशिएंसी और लॉसेस पर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसको लेके। एडी करंट लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर कोर मे बी रिड्यूस्ड बाय, अब रिड्यूस होंगे, हमें पता है लैमिनेशन से रिड्यूस होंगे। अब कैसे होंगे, उनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, जितने लैमिनेशन पतले होंगे ना उतने ही ज्यादा आपके एडी करंट लॉसेस कम होंगे, यानी आपकी रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन, आपके जितने पतले लैमिनेशन होंगे उतना बेटर रहेगा। ओपन सर्किट टेस्ट एट द रेटेड वोल्टेज इज परफॉर्म्ड ऑन अ ट्रांसफार्मर टू मेजर, ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेस को मेजर करने के लिए होता है। अब मैंने बताया ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह के लॉसेस होते हैं, फिक्स्ड लॉसेस और आपके वेरिएबल लॉसेस। अब उनको कैसे मेजर किया जाएगा, उसके लिए कुछ तो टेस्ट होंगे। तो फर्स्ट टेस्ट है आपका ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से आपके होते हैं आयरन लॉसेस फाइंड आउट, आयरन लॉसेस, या फिर आप इसे कह सकते हैं कोर लॉसेस, या फिर आप कह सकते हैं इसे फिक्स्ड लॉसेस। तो ये होगा आपका आंसर सी, दैट इज आयरन लॉसेस। थर्ड इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइन,
ओपन सर्किट टेस्ट था आपके कोर लॉसेस के लिए और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है आपके कॉपर लॉसेस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर लॉसेस एट अ गिवन लोड। फोर्थ इज while conducting short circuit test on a transformer which of the following side is short circuited। जब आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहा है मतलब आपका कोई ना कोई वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो आपकी कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होती है? हाई वोल्टेज प्राइमरी, लो वोल्टेज और सेकेंडरी। अब देखिए एक चीज इसके अंदर और कि प्राइमरी और सेकेंडरी, जब तक आपका प्राइमरी साइड कौन सी होती है, जब आपकी वाइंडिंग है जो आपकी सोर्स से कनेक्टेड है वो होगी आपकी प्राइमरी साइड, जो वाइंडिंग आपकी वो लोड से कनेक्टेड है वो होगी आपकी सेकेंडरी साइड। हाई वोल्टेज साइड जहां आपका वोल्टेज ज्यादा है और लो वोल्टेज जहां आपका वोल्टेज कम है। इस तरीके से आपकी वाइंडिंग्स डिफाइन होती हैं। जब तक कोई ट्रांसफार्मर एक्शन में नहीं है तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बताइए अगर ट्रांसफार्मर एक्शन में नहीं है, ट्रांसफार्मर भी कनेक्टेड नहीं है, तो कौन सी वाइंडिंग आपकी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। जब तक वो आपके एक्शन में नहीं आएगा, जब तक वो सोर्स से कनेक्ट नहीं होगा, आप नहीं बता सकते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी हो सकती है, सेकेंडरी प्राइमरी हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड, अब हमें बताना है कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है वो कौन सी साइड से होता है, लो वोल्टेज साइड से। लो वोल्टेज साइड मतलब हाई करंट, इसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लो वोल्टेज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at 50 Hz operation, a single phase transformer has hysteresis loss of 200 watt and the eddy current loss of 100 watt. Its core loss at the 60 Hz is। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेशन है इसके अंदर थोड़ी, बट इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं। अब मैंने आपको बताया फॉर्मूले थे इसके, आपके हिस्टेरेसिस लॉसेस और आपके एडी करंट लॉसेस के। हिस्टेरेसिस लॉसेस का फॉर्मूला था आपका KH इंटू एफ इंटू BM एक्स, और इसका था KE इंटू एफ स्क्वायर इंटू BM स्क्वायर। हम मान के चल रहे हैं आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, KH और KE तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं PH इज इक्वल्स टू A इंटू एफ, और ये कह सकते हैं B इंटू एफ स्क्वायर। अब देखिए PH की वैल्यू आपको पता है, दैट इज आपकी अभी 200 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू A, और यहाँ हम कह सकते हैं 200 अपॉन 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू B। ठीक है, A और B की वैल्यू हमें पता है। अब हमें निकालने हैं कोर लॉसेस एट द 60 हर्ट्ज। कोर लॉसेस क्या होते हैं, PH प्लस PE एट 60 हर्ट्ज हम निकाल लें, यानी ये हो जाएगा A इंटू एफ। अब एफ की वैल्यू 60 हर्ट्ज हो जाएगी प्लस B इंटू एफ स्क्वायर। A की वैल्यू हमें पता है 200 अपॉन 50, एफ की वैल्यू अब हो जाएगी 60 प्लस B 100 अपॉन 50 का स्क्वायर इंटू 60। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 384 वॉट। तो आप इसे सॉल्व करके आराम से देख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कब f से मल्टीप्लाई करना है कब f स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखने जरूरी है। तो फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, बाकी ध्यान रखिएगा जो आपके कोर लॉसेस होते हैं वो सम होंगे आपके हिस्टेरेसिस का और एडी करंट लॉसेस, दोनों का सम होगा वो आपका हो जाएगा आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस या फिक्स्ड लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांसफार्मर इज वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, इट्स आयरन लॉस इज 400 वॉट, इट्स कॉपर लॉस विल बी। अब देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब आपके आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, व्हेन आयरन लॉसेस इज इक्वल्स टू कॉपर लॉसेस, आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है। अब PI इज इक्वल्स टू PC, आपको पता है PI की वैल्यू दे दी है 400, तो PC को भी 400 होना ही पड़ेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एट फुल लोड द कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज 600 वॉट, एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। अब देखिए PC आपका कॉपर लॉस है, मैंने आपको बताया था वो I स्क्वायर R होगा। ठीक है, अब आपका लोड आधा कर दिया है, लोड आधा कर दिया यानी करंट भी आधी होगी, करंट भी आधी होगी, I/2 का स्क्वायर इंटू R, यानी आपका हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 150। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपका हाफ है, अब आपको पता है कि जो भी आप करेंगे वो स्क्वायर टर्म में जा रहा है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू PC। आप किसी भी पर्टिकुलर लोड पे निकालने वाले हैं, आपकी P की वैल्यू, आपकी कॉपर लॉसेस की वैल्यू, उसे आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। अब एक्स क्या है, आपका लोड कितना है, अगर आपका आधा लोड ले रहे तो 1/2, डबल कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 कर रहे हैं तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से आप एक सिंपल एक फॉर्मूले से आप किसी भी लोड पे आपकी कॉपर लॉसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। Next question is the all day efficiency of a transformer is also called its energy efficiency। आपको याद रखना पड़ेगा all day efficiency को आपको energy efficiency भी कहते हैं। एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपकी ये all day efficiency फाइंड आउट की जाती है। A 100 kVA transformer has a full load copper loss है 1600 watt और iron loss है 900 watt। अब इसने बोल दिया मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है एट द लोड ऑफ।
आपको पता है मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन है, कॉपर लॉस और आयरन लॉसेस आपके बराबर होने चाहिए, पर ये बराबर तो गिवन नहीं है। ये 1600 वॉट गिवन है, एक 900 वॉट गिवन है। तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, पी आई इज इक्वल टू पीसी। ठीक है, पीआई का तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिक्स है, लेकिन हम पीसी के साथ तो कर सकते हैं। अगर हम लोड वैरी कर दें और उसकी वैल्यू 900 के इक्वल कर दें तो आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था लोड वैरी करने के लिए आप कर सकते हैं पी एक्स स्क्वायर अपॉन पीसी, यानी 900 अपॉन 1600 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 3/4। अब यानी 3/4 लोड पे आपकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी मैक्सिमम होगी। अब 3/4 लोड यानी आपका 100 केवी पहले रेटेड लोड है, उसका 3/4 हो जाएगा वो 75 केवी। तो आपका आंसर हो जाएगा 75 केवी आंसर। अब देख लेते हैं कुछ वोल्टेज रेगुलेशन पे क्वेश्चन। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है एक IR cos फाई प्लस IX sin फाई। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन equivalent reactance, absolutely X is given in the formula, equivalent resistance, yes, R is given, load power factor cos phi is given, all of the above, and D is the correct answer, all of the above. The voltage regulation of a transformer at the full load and a 0.8 lagging power factor is 1.5%. Then voltage regulation at full load 0.8 leading power factor will be, अब देखिए 1.5 आपको वोल्टेज रेगुलेशन गिवन है, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे। अब याद रखिएगा ये जो प्लस है ना वो लैगिंग के टाइम यूज होता है और लीडिंग के टाइम पे माइनस यूज होता है, ये हमेशा याद रखना। अब आई आर आपका फिक्स्ड है, आई की वैल्यू यहां रख दी, आर कॉस फाई दे दी हमें 0.8 प्लस एक्स 0.6। आपको पता होगा कॉस फाई की वैल्यू 0.8 है तो साइन फाई की वैल्यू 0.6 होती है। ठीक है, अब उसने बोला है कि 0. लीडिंग पावर फैक्टर पे हमें निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन, यानी V.R इज इक्वल्स टू आई। हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता है, 0.8 माइनस x इंटू 0.6। देखिए यहाँ पे आई आर यानी आपको आई एक्स ये वैल्यूज निकालनी है और V.R यानी आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। आपको 3 वैल्यूज निकालनी है और इक्वेशन आपको 2 ही गिवन है, यानी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ कुछ ऑप्शंस और भी गिवन होते तो हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास ऑप्शन है इनसफिशिएंट डेटा तो करेक्ट आंसर इनसफिशिएंट डेटा। आपको डेटा देना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, आर या एक्स की वैल्यू देनी होगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब किस तरीके से अंदाजा लगाएंगे, क्या करेंगे, वो भी हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर। रेगुलेशन ऑफ अ गुड ट्रांसफार्मर शुड बी नियर, आपका रेगुलेशन ट्रांसफार्मर कितना होना चाहिए 1%। देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर क्या कोई भी मशीन है, अगर उसको अच्छी मशीन कौन सी कहलाई जाएगी, इसका रेगुलेशन कम हो, सब जितना कम होगा उतना बढ़िया है, तो 1%। मैक्सिमम रेगुलेशन अकर एट, मैक्सिमम रेगुलेशन होगा आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे, बिकॉज मैंने आपको बताया फॉर्मूले के अंदर क्या था, आई आर कॉस फाई प्लस माइनस आई आर साइन फाई। अब प्लस का आ रहा है फिर लैगिंग के लिए, यानी दो चीजें ऐड होंगी वो लैगिंग पे ही होंगी, तो आपका जो मैक्सिमम रेगुलेशन मिलेगा वो आपको लैगिंग पावर फैक्टर पे मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ ट्रांसफार्मर हैज अ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 4% एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। अब फुल लोड पे आपको 0.8 पावर फैक्टर पे आपको 4% का वोल्टेज रेगुलेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर। तो देखिए 4 इज इक्वल्स टू आई आर 0.8 माइनस प्लस आई एक्स इंटू 0.6। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर यानी कॉस फाई की वैल्यू 1 और साइन फाई की वैल्यू 0। हमें फाइंड आउट करनी है आई आर माइनस 0। अब की लेकिन यहां से हम आई आर और आई एक्स हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज और बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू इससे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम होगी ही होगी, बिकॉज आपकी जो यहाँ पे प्लस की वैल्यू है वो यहाँ हट गई है, यहाँ पे कुछ ऐड हो ही नहीं रहा है, तो उसकी वैल्यू उससे कुछ ना कुछ तो कम होगी ही होगी। सेकंड, आपकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, बिकॉज आपके यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म है नहीं, तो आपका और सेम भी नहीं हो सकती है, तो आपका 4% माइनस 4% और 6% ज्यादा हो नहीं सकती है, तो आपके आंसर आ जाएगा 2% आंसर आपका। ये होगा आपका एलिमिनेट करके आंसर करना निकालना। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, पॉसिबल 3 फेज टू 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन है पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या हो सकता है। देखिए पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन में होती है सबसे पहले बताओ कि इनकी वोल्टेज रेटिंग, उनके कनेक्शंस, उनका फेज सब सेम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या होगा, दोनों जो ट्रांसफार्मर है, जो दो ट्रांसफार्मर का जिनका पैरेलल कनेक्शन हो रहा है वो दोनों सेम कनेक्टेड होने चाहिए, यानी वो स्टार डेल्टा दूसरा भी स्टार डेल्टा होना चाहिए।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस के अंदर जो आपके कनेक्शन डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार कनेक्शन अलग हो जाते हैं तो वो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। आपका आंसर होगा ए सही। स्कॉट कनेक्शन इज यूज्ड फॉर, स्कॉट कनेक्शन किसके लिए यूज होता है? आपके जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसको 3 फेज में कन्वर्ट के लिए 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए जाते हैं और उससे 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सिंगल फेज टू 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एक और कनेक्शन होता है दैट इज ओपन डेल्टा। ओपन डेल्टा कनेक्शन होता है आपका, ये होता है अगर मान लीजिए कोई डेल्टा में कनेक्टेड है, 3 फेज आपका जो ट्रांसफार्मर है कोई डेल्टा में कनेक्टेड और एक वाइंडिंग में प्रॉब्लम आ गई है तो क्या होगा, पूरा ट्रांसफार्मर खराब नहीं करते हैं। उसके लिए क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है, वो हो जाती है 56.7% और वो एक 2 फेज ट्रांसफार्मर की तरह काम करने लग जाता है। तो ये होता है आपका ओपन डेल्टा का काम, स्कॉट कनेक्शन। और इस तरीके से आपके 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर कनेक्शंस होते हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपका ट्रांसफार्मर, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं उसके कनेक्शन क्या होते हैं? उसके कनेक्शन होते हैं आपके डेल्टा स्टार। याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मोस्टली कनेक्शन यूज किए जाते हैं 3 फेज के अंदर वो होते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है आपका। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस थे, पर अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो 30 to 35 क्वेश्चंस के अंदर आप आराम से, इसके अंदर मैंने 30 क्वेश्चंस और ऐड कर दिए तो 60-70 क्वेश्चन आपने थोड़ी देर में पूरा सीख लिए होंगे। आई होप आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो से आपको एकदम ट्रांसफार्मर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जाम्स को लेकर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रिपीट होते हैं वो मैंने सारे इसके अंदर कवर कर लिए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको कि वीडियो कैसा लगा या आपकी प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल रहा ये भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।